नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 की पंचायत। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है। हाई स्कूल में 33.31% बच्चों ने परीक्षा पास की है, जबकि इंटर में 74.63% बच्चों ने बाजी मारी है। हाई स्कूल में छात्राओं का रिजल्ट 87.29% रहा, तो छात्रों का रिजल्ट 79.88% रहा, जबकि 12वीं में 63.88% छात्र पास हुए और 91.96% छात्राएं पास हुई हैं। हाई स्कूल और इंटर में बागपत के एक ही स्कूल के छात्रों ने टॉप किया है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि दोनों ही टॉपर छोटे शहरों से हैं, लेकिन इनकी उड़ान बहुत ऊंची है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने पूरा यूपी टॉप किया है। मेरे 96.67% मार्क्स प्राप्त हुए हैं। जितने मैंने सोचा था उतने ही मेरे अंक प्राप्त हुए हैं। सर, IAS ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा जी की इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है बड़ौत में। कुल 18,54,099 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 68.88 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.96। यानी छलांग मारी है बालिकाओं ने। इस बार बालकों के तुलना में संपूर्ण परीक्षार्थियों में बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 13.08 अधिक है। मैं आज भी इसकी घोषणा कर रहा हूं। जो टॉपर होंगे उत्तर प्रदेश के टॉप 20, यूपी बोर्ड के हों, CBSE बोर्ड के हों, ICSE बोर्ड के हों, जो टॉपर आएंगे उत्तर प्रदेश के 20 बच्चे, उनके घर तक की शानदार सड़क उनके नाम से बनवा के देंगे। सफलतम होने वाले सभी परीक्षार्थियों को, इंटरमीडिएट बोर्ड या हाई स्कूल बोर्ड के हों, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि वे निरंतर अपने परिश्रम से, अपनी मेधा से उत्तर प्रदेश और देश को अपनी प्रतिभा का लाभ आने वाले समय में देंगे। और इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रिया जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने हाई स्कूल में टॉप किया है। अनुराग मलिक भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने 12वीं में टॉप किया है। अभिमन्यु वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हाई स्कूल में दूसरे नंबर पर आए हैं। इसके अलावा शिक्षाविद डॉक्टर RJ सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ विनय कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के। रिया जैन, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा। बहुत बधाई आपको कि आपने कीर्तिमान रचा। आपने न सिर्फ अपने घर का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि अपने जिले का नाम रोशन किया, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया। 96.96% उम्मीद की थी आपने रिया? 96.96% उम्मीद की थी आपने रिया? यस सर। कैसा लग रहा है आपको? जो आपने सोचा था वो प्राप्त कर लिया? नंबर आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? जो आपने सोचा था वो प्राप्त कर लिया? यस सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रिया, इस वक्त तमाम लोग आपको सुन रहे हैं जो इस बार हाई स्कूल में गए हैं या फिर 12वीं का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, वो अनुराग को भी सुनेंगे। कैसे तैयारी की थी आपने परीक्षा की? थोड़ा अगर उसके बारे में आप खुलकर बता पाएं। हमारे स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षाएं कराई गई, जिसमें बहुत ही खींच के नंबर दिए जाते थे। एक सब्जेक्ट के 20-20 पेपर करवाए गए। अच्छा, तैयारी बहुत ही अच्छी रही सर। हाँ, तैयारी अच्छी रही तभी तो परिणाम अच्छा है। रिया, 16 घंटे पढ़ाई आपने खुद से कैसे तैयारी की, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैंने 16 से 17 घंटे पढ़ाई की। चलिए ठीक है, आगे आपको क्या करना है, घर वालों का क्या कुछ रोल रहा,
स्कूल का किस तरीके से रोल रहा, आपके टीचर्स का क्या कुछ योगदान रहा, उन तमाम मसलों पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अनुराग, आपको भी बहुत बहुत बधाई। 97% आपने प्राप्त किया है, नाम रोशन किया है अपने परिवार का। क्या ये सोच रखा था कि 97% आएगा या फिर टॉपर की लिस्ट में सबसे ऊपर रहेंगे? अनुराग, यस सर। आवाज मिल रही है आपको? अनुराग, कैसे तैयारी की, थोड़ा बताइए। मतलब आपने ये सोचा था, ये अपेक्षा थी आपकी कि आप टॉप कर जाएंगे? जी सर, मुझे यकीन था पूरा कि मैं यूपी टॉप जरूर करूंगा, क्योंकि मेरी मेहनत इतनी थी। आप दोनों लोग इतना सीरियस क्यों हैं? टॉप किया है आपने भाई, खुशी का दिन है, थोड़ा चेहरे पर वो मुस्कुराहट दिखनी चाहिए, है ना? अनुराग, रिया, अनुराग कैसे तैयारी की आपने, बताइए थोड़ा। इस वक्त जो बच्चे टीवी देख रहे हैं, जो आप दोनों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और जो इस बार हाई स्कूल में या फिर इंटर में गए हैं, ताकि वो भी आगे तैयारी कर पाए आपके हिसाब से। सर, सारी तैयारी स्कूल में ही की थी। अगस्त महीने तक हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया था और अक्टूबर महीने से प्री बोर्ड स्टार्ट किए थे। प्री बोर्ड में एक सब्जेक्ट के लगभग 20-20 पेपर कराए जाते थे, जिसमें अगर कोई भी गलती हुई हमारी या छोटी बड़ी त्रुटि होती थी, वह समझाई जाती थी। क्वेश्चन कैसे लिखना है, उसका आंसर कैसे देना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, अंडरलाइन कैसे करनी है, डायग्राम पर कैसे बनाना है, कैसे मार्क्स मिलते हैं, ये सब कुछ हमारे प्री बोर्ड में हमारे सर बताते थे। एग्जाम के दौरान बहुत प्रेशर रहता है अनुराग, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, और हम सब ने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा दी है। उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया आपने? सर, प्रेशर तो बहुत रहता है। लेकिन रोजाना प्री बोर्ड होते थे, स्कूल में पढ़ते थे, घर पे और आकर रिटन टेस्ट देते थे स्कूल में, पेपर तक ही आते थे हम स्कूल में। ठीक है। रिया, लड़कियों के लिए आसान नहीं होता है, पहले तो पढ़ाई आसान नहीं होती है, और उसके बाद जब वो पढ़ाई करें तो उनके लिए अव्वल आ जाना, टॉप आ जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। कैसे आपने टाइम टेबल बनाया अपनी पढ़ाई का, घर में जो काम करना पड़ता है उन सभी चीजों का, किस तरीके से आपने वो व्यवस्था बनाई कि आज आप ये कीर्तिमान रचने में कामयाब हो पाई? रिया, मैं सुबह 4 उठकर पढ़ती थी और रात के 12 बजे तक पढ़ती थी। मैं घर का कुछ भी काम नहीं करती थी। घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया कि आप अपना पूरा समय पढ़ाई पर दीजिए? हाँ, घर वालों ने पूरा सपोर्ट किया कि आप अपना पर दीजिए। हाँ, यस सर। ठीक है। रिया को क्या क्या पसंद है? इस वक्त जो लोग देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, क्या रिया को फिल्में देखना पसंद है, रेडियो पर गाने सुनना पसंद है? नो सर। अच्छा, सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस है पूरा रिया का? रिया, हम देख रहे थे हमारे रिपोर्टर जब आपसे बात कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कि आप आगे क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं, तो आपने कहा था कि आप टीचर बनना चाहती हैं। टीचर ही क्यों? मैं टीचर इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि मैं बच्चों को गाइडेंस कर सकूँ और उन्हें भी अपने जितनी मेहनत करवा सकूँ। ठीक है, मैं आप दोनों के पास फिर से आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा मुस्कुराइए इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब तो परीक्षा भी हो गई, रिजल्ट भी आ गया, आप लोगों ने टॉप भी कर लिया, तो चेहरे पर वो तनाव नहीं दिखना चाहिए, है ना अनुराग और रिया? तो मैं आऊंगा आप लोगों के पास। लेकिन विनय कुमार पांडे जी, सर, आसान नहीं था इस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान, पहले कॉपियों का मूल्यांकन करवाना और उसके बाद सफलतापूर्वक रिजल्ट को जारी कर देना। कैसे संभव हो पाया सर? बोर्ड ने कैसे तैयारियां की, थोड़ा बताइए। बोर्ड ने शुरू से ही तैयारी किया है और इसमें हमारे खास तौर से हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी और इन लोगों का मार्गदर्शन रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले वर्ष एकेडमिक कैलेंडर बनाया। वो एकेडमिक कैलेंडर हम लोगों का बेस था, जिसके आधार पर हम लोगों ने करीब 10 माह पहले
हम लोगों ने पूरे यूपी बोर्ड की समय सारणी घोषित कर दिया कि हम लोग इस समय परीक्षा कराएंगे। हाँ, ठीक है सर, बोलिए। इस समय सारणी जो 10 माह पहले घोषित हुई वो यूपी बोर्ड के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, पहली बार फर्स्ट टाइम ये किया गया। ये स्वयं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके इनिशिएटिव से ये संपन्न हुआ। ठीक है सर। इसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग समय से सारा कार्य करते चले गए और जब तक लॉकडाउन आता इसके पहले हम लोग पूरी परीक्षाएं हम लोगों ने संपन्न कराई। ठीक है आरजे सिंह सर, इससे भी बड़ी बात ये रही कि अगली बार स्टेट में हम लोगों ने पहली बार आरजे सिंह सर जनपद स्तर जब भी यूपी बोर्ड की बात होती थी हम लोगों ने तो एक नकल का ठप्पा लगा रहता था, लेकिन आज यूपी बोर्ड ने अपनी तस्वीर बदली और उसी का परिणाम भी सामने आ रहा है कि ऐसे छोटे शहरों से उभरते हुए बच्चे ये उड़ान भर रहे हैं, नया कीर्तिमान लिख रहे हैं। कैसे इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं, कैसे इसका आकलन कर रहे हैं सर आप? जी सबसे पहले तो हम उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बधाई देना चाहेंगे। इन विकट परिस्थितियों में परीक्षाफल घोषित करना बहुत कठिन विषय था, बहुत कठिन निर्णय था। माध्यमिक शिक्षा परिषद विश्व एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा है। इतना ही नहीं, इसमें लगभग 56 लाख बच्चों का रिजल्ट एक दिन में घोषित करना यूपी बोर्ड के इतिहास में भी आज पहली बार हुआ है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस तरह से यूपी बोर्ड में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब बच्चों के साथ मिलकर के शिक्षा के उन्नयन में लगे हुए हैं, शायद आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बोर्ड परीक्षा के दौरान हर क्लासरूम में 2-2 कैमरे लगा रखे थे। उन कैमरों से रिकॉर्डिंग बाकायदे सरकार ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक कंट्रोल रूम बना रखा था, बाकायदे बच्चों की मॉनिटरिंग हो रही थी। इस प्रकार से नकल विहीन परीक्षा कराना किसी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है और हम समझते हैं कि अब की बार ऐसा कर करके आदरणीय माननीय प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने एक इतिहास कायम किया है। हम आपके पास स्टूडियो पे डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, हमको विशेष रूप से उनको भी बधाई देना चाहेंगे। ये बच्चे जो टॉप कर रहे हैं, आप इनकी उत्साह देखिए, इनका जोश देखिए। इनमें एक छात्रा ने कहा जो टॉपर है, कह रही है कि हम शिक्षक बनेंगे। ये सुन करके आज हम समझते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षाविदों को, उत्तर प्रदेश के शिक्षा संचालकों को गर्व की अनुभूति हो रही होगी कि अक्सर टॉपर बच्चे कहते हैं हम आईएएस बनेंगे, अक्सर टॉपर बच्चे कहते हैं हम साइंटिस्ट बनेंगे, लेकिन आज इस बेटी ने कहा कि हम एक शिक्षक बनेंगे। ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा भविष्य का दर्शन है। इसको सरकार को निश्चित रूप से, इस तरह की चीजों को सरकार को बढ़ावा देना पड़ेगा। बेटियों की रक्षा और बेटियों की पढ़ाई पर उत्तर प्रदेश सरकार बहुत संजीदा है। निश्चित रूप से दो राय नहीं है सर। आने वाले समय में इसके परिणाम बहुत ही दूरगामी होंगे। बचाओ बेटी पढ़ाओ और उस संदेश का असर भी दिख रहा है। रिया जैसी बच्चियां जब टॉप करती हैं तो लगता है कि वाकई में उस संदेश का बहुत व्यापक असर पड़ रहा है। रिया, आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना होगा जब वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे मनोबल और बढ़ता है, एक संदेश मिलता है कि हाँ अब हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, नया कीर्तिमान रचना है। रिया, नया कीर्तिमान रचना है। रिया, यस सर। हमें यही संदेश मिलता है कि लड़कियां लड़कों से कुछ कम नहीं है, वे भी टॉप कर सकती हैं। वे भी मेरे जितने ही अंक हासिल कर सकती है। और अब तो ये बात जग जाहिर है कि छोरियां छोरों से कम नहीं होती हैं। और अब तो ये बात जग जाहिर है, छोरियां छोरों से कम नहीं होती हैं। अच्छा रिया, थोड़ा बताइए कि आपके स्कूल में बच्चों की पढ़ाई का जो पैटर्न है, किस तरीके से टीचर आप लोगों को पढ़ाई करवाते हैं एग्जाम से पहले,
या फिर पूरे सिलेबस की किस तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है, क्या टाइम टेबल तैयार किया जाता है, थोड़ा उसके बारे में अगर आप बता पाएं, क्योंकि आप दोनों लोग एक ही स्कूल से हैं, तो यूपी के लोग इस बात से भी थोड़ा सा अचंभित हैं कि उस स्कूल में पढ़ाई का क्या पैटर्न है कि वहां पर हाई स्कूल और इंटर दोनों के टॉपर निकले। हमारे स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है अनुराग, कैसी पढ़ाई होती है भाई, थोड़ा बताइए, समझाइए, क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि रिया भी उसी स्कूल से और आप भी उसी स्कूल से हैं, कुछ तो होगा ना उस स्कूल में पढ़ाई की जो व्यवस्था है उसमें कुछ तो अलग बात है ना। सर जैसी पढ़ाई हमारे स्कूल में होती है ऐसी किसी और स्कूल में शायद नहीं होती। जो हमारे टीचर है वे बहुत ही सीनियर है, वे जो अगस्त महीने तक ही हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। पढ़ाने का पैटर्न जो उनका है वो बहुत ही अच्छा है, शायद किसी और स्कूल में ऐसा ना हो। और समझाने का भी अपने तरीके से वे पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ाते हैं हम वैसा ही उनके बनाए रास्तों पर चलते हैं और सफलता हासिल करते हैं। अगस्त तक वे अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कराकर सितंबर से प्री बोर्ड स्टार्ट होते हैं। प्री बोर्ड भी बिल्कुल बोर्ड की तरह ही होते हैं, भले ही एक एक चैप्टर का हो, दो दो या तीन तीन चैप्टर के इस तरह होते हैं। उसमें छोटी बड़ी जो भी गलती होती थी वे हमारे सर हमें बताते थे, हम उसे क्लियर कर लेते थे ताकि बोर्ड में ऐसी गलती हम दोबारा ना कर सके। एक सब्जेक्ट के लगभग 20-20 पेपर हो जाते थे और जिससे हमारा जो पूरा सिलेबस था वो एक साथ पूरे अच्छे से तैयार हो जाता था, उसे रिटिन में भी और याद करके भी और समझ कर भी। ना ही कोई किसी क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ता था, क्योंकि क्वेश्चन मिलते ही तुरंत जवाब आ जाता था दिमाग में, क्योंकि एक सब्जेक्ट के इतने पेपर होते थे। और कोई लिखने का तरीका भी हमारे सर हमें बताते थे कि कैसे लिखना है, कहाँ से आंसर शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, कहाँ अंडरलाइन करनी है, कहाँ हाईलाइट करना है, किसे ब्लैक पेन से लिखना है, हेडिंग कैसे लिखनी है या डायग्राम कैसे बनाने हैं, ये सब कुछ बताते थे। और मार्क्स कैसे मिलते हैं बोर्ड में, सब कुछ हमें सिखाते थे। आराधना शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपर मुख्य सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा की। आराधना शुक्ला जी, आसान नहीं था एक साथ हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा का परिणाम घोषित करना, लेकिन यूपी बोर्ड ये कर पाया, कैसे संभव हो पाया मैम ये? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बहुत ही दुरूह और कठिन काम था और बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था, और इसका श्रेय जाता है माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्लानिंग का, उनकी दूरदर्शिता का और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा। उन्होंने हम लोग को हमेशा बहुत सहयोग दिया। और जैसे कि आपको अभी विनय पांडे जी ने बताया कि लगभग 10 माह पूर्व जो कैलेंडर था वो हम लोग ने जारी कर दिया। और निश्चित रूप से जब कोई टास्क का एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो वो सब लोग, पूरी टीम उसके प्रति काम करने लगती है। तो जब हमारा लक्ष्य था कि हमको इस समय कराना है इम्तहान, हम लोग ने इम्तहान करा दिया। और इम्तहान के लिए हम लोग ने कई नवाचार करे थे, जैसा कि बताया आपको डॉक्टर आरजे सिंह ने कि हम लोग ने 95,000 कक्ष में 1,51,000 कैमरे लगाए और प्रत्येक कक्ष में 2 कैमरे थे। तो स्थिति ये थी कि हम यहाँ पर लखनऊ में बैठकर प्रत्येक कक्ष को, प्रत्येक बच्चे को लखनऊ से देख रहे थे। इस प्रकार की हम लोग ने मॉनिटरिंग करी। 4 रंग की उत्तर पुस्तिकाएं प्रथम बार यूपी बोर्ड में बनाई गई, उनको कोडिफाई किया गया, क्रमांकित किया गया। जहाँ जो संवेदनशील जिले थे वहां पे हम लोग ने सिल करके इस बार उत्तर पुस्तिकाएं दी, जिसमें कागज ना चिपका सकते हैं ना फाड़ सकते हैं। तो हर प्रकार से हम लोग ने मॉनिटरिंग करी। सभी जिलाधिकारी, सब डीआरएस, सब मंडलायुक्त, सब हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर्स, सब लोग लगे थे। मतलब हर व्यक्ति का सहयोग था। एसीएस गृह साहब स्वयं लगे थे। सब लोग मॉनिटर कर रहे थे लखनऊ से। हमको हर विभाग का सहयोग मिला, सब डीएम्स का सहयोग मिला और हमारे अपने विभाग के अधिकारी बहुत तन्मयता से लगे। हम लोग ने एक अपने सामने एक लक्ष्य रखा था कि इस बार हम लोग बिल्कुल नकल विहीन परीक्षा कराएंगे और हर जगह यही कोशिश की गई। उसके बाद हमारा एक बार शुरू किया गया मूल्यांकन। 18 मार्च को हम लोग ने शुरू कराया। 6 मार्च को हमारी परीक्षा समाप्त हुई थी। 18 मार्च को हमने मूल्यांकन शुरू कराया
परंतु उस समय लॉकडाउन की स्थिति और इस प्रकार के कोरोना की बातें शुरू हो गई थी, तो हमने 19 मार्च के उपरांत 2 दिन कराने के बाद बंद करा दिया मूल्यांकन। फिर जब ये लॉकडाउन चल रहा था और ये हुआ कि बच्चों के भविष्य की बात है, किसी प्रकार से हम लोग मूल्यांकन करा ले, तो हम लोग ने 6 मई से पुनः, इनफैक्ट 5 मई से हम लोग ने पुनः मूल्यांकन प्रारंभ किया। तो इसको बहुत प्लानिंग से किया गया, बहुत सोशल डिस्टेंसिंग, और प्रत्येक जो हमारा मूल्यांकन का केंद्र था वहाँ सैनिटाइजेशन कराना, वहाँ पे सफाई कराना, पहले काउंसलिंग कराना, टीचर से बात करना, सभी टीचर संगठनों से बात करना, सब हम लोग ने किया। और 281 केंद्र में 2,82,00,000 पुस्तकों का 1,86,000 शिक्षकों द्वारा हम लोग ने मात्र 23 दिन में मूल्यांकित करा करके हमारा परीक्षा फल तैयार हो गया। फिर टैबुलेशन का काम शुरू हुआ। टैबुलेशन में वेरिफिकेशन बहुत बड़ी चीज होती है। प्रत्येक मार्क को, क्योंकि एक एक बच्चे की उत्तर पुस्तिकाएं 5 अलग अलग जनपदों में जा रही थी, 5 अलग केंद्रों में वहां पे हुई, फिर उनको सबको वापस आकर के फिर एक करके एक एक बच्चे का रिजल्ट निकालना 52,70,000 बच्चों का रिजल्ट एक दिन में निकालना आसान नहीं था, मैम, आसान नहीं था। बहुत बधाई इसके लिए आप सबको और पूरी टीम को। और मेरे जितने शिक्षक, डीआईएस, जेडीज, डायरेक्टर साहब, सचिव परिषद, हमारे मुख्यालय के ऑफिसर्स, हमारे शासन के ऑफिसर्स, और हमारे एक विशेष सचिव जो आजकल डीएम आजमगढ़ हैं, राजेश कुमार, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग किया, इन सब का बहुत विशेष योगदान रहा। बेसिकली एक बहुत बढ़िया टीम वर्क रहा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से हम लोग ये अचीव कर पाए। ठीक है मैम, जल्दी से एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि पहले जब भी टॉपर्स की बात होती थी तो बड़े बड़े शहरों से टॉपर्स आते थे, अभी छोटे शहरों के बच्चे टॉप कर रहे हैं मैम, इनकी ऊंची उड़ान दिखाई पड़ रही है, ये परिवर्तन कैसे आया? जल्दी से। ये बेसिकली हम लोग ने मुझे ऐसा लगता है कि नकल विहीन परीक्षा जब हम लोग ने अपना लक्ष्य रखा था, तो जब नकल विहीन हुई तो हर बच्चे को एक इक्वल प्लेटफॉर्म, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया। तो जो मेधावी छात्र थे उनको शाइन करने का वास्तव का एक मौका मिल गया, क्योंकि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस था ही नहीं। जो बच्चा पढ़ता, जिसने मेहनत करी, जिसने परिश्रम किया, उसको उसी प्रकार के सही बात। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। विनय कुमार पांडे जी, जब दिनेश शर्मा जी ने शिक्षा मंत्री की कुर्सी संभाली और उन्होंने नकल विहीन परीक्षा की बात कही तो लोगों को कपोल कल्पना लग रहा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन सर आप लोग ऐसा कर पाए, कैसे ये संभव हो पाया और कैसे दिनों दिन इसको और बेहतर बनाते जा रहे हैं, अगर संक्षेप में आप उसके बारे में बता पाएं। इसमें हम लोगों ने पूर्णतः इस वर्ष टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और सीसीटीवी कैमरे, राउटर, सीसीटीवी कैमरे, राउटर और ये हम लोगों ने जो सिस्टम बनाया वेबकास्टिंग का डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे, इसके वजह से इसमें काफ़ी सहूलियत हुई और इससे हम नकल विहीन परीक्षा कराने में सफल हुए। ठीक है रिया, सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए मिलने जा रहे हैं, लैपटॉप मिलने जा रहा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया आपकी, कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अभिमन्यु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सेकंड टॉपर हैं लखनऊ से, हमारे संवाददाता भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप उनसे पूछिए अभिमन्यु से कि कैसी तैयारियां उन्होंने की थी और अब जब परिणाम आया है तो कैसा लग रहा है उनको? जी बिल्कुल अभिमन्यु, आप से एक सीधा सवाल है कि किस तरीके से आपने तैयारी करी थी, क्योंकि आज एक बार फिर से बाराबंकी का जो नाम है पूरे प्रदेश भर में जो एक बार फिर से स्थापित हुआ है, एक बार फिर से पंचम लहराया है बाराबंकी ने, क्या कुछ तैयारी कैसे आपने करी थी? सर हमारा सिलेबस सर हाई स्कूल का सर बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था। 9th हम लोग को सर कम ही पढ़ाया गया था, हम लोग को 10th से ज़्यादा पढ़ाया गया है। तो सर स्टार्टिंग में जो हमारे स्कूल में सर हमारा कोर्स करवाया जाता था वो हम घर पे आकर रिवाइज करते थे। उसके बाद में सर एग्ज़ाम से 2-4 महीने पहले मेरा कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया, तो मैंने सेल्फ स्टडी करनी स्टार्ट की। उसमें सर हम 5 से 6 घंटे दिन में लगभग पढ़ते थे सर, 2-2 घंटे का शेड्यूल बनाए थे, उसमें सर बीच ब्रेक भी लेते थे। अच्छा, क्या कोई ग्रुप स्टडी
लोग करते थे, कुछ आपके दोस्त भी थे साथ में जिनके साथ आप बैठ करके जो स्टडी करते हो, इस टाइप का कुछ था? सर एग्जाम्स के टाइम ऐसा किए हैं, बाकी सर पहले नहीं किए थे। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? सर फादर सर फार्मर हैं। किसान है आपके पापा? तो क्या उन्होंने पढ़ाई कुछ करी है कि नहीं करी, कुछ ऐसा कभी आपसे बातचीत करी या आप उनसे इंस्पायर हुए, कुछ ऐसी बात? वो सर मुझसे पढ़ाई करने के लिए बोला करते थे हर वक्त, बाकी वो तो सर नहीं पढ़े हैं, इसलिए वो सर हमें पढ़ने के लिए हमेशा बोला करते थे। घर में और कौन कौन आपके हैं? सर मम्मी पापा, छोटी बहन और हम, बड़ी सिस्टर है, उनकी शादी हो गई है। कैसा मतलब कॉलेज का, आपके स्कूल का क्या रोल रहता था? कि कौन से टीचर थे जो आपके बहुत फेवरेट थे, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो आपके मतलब जिसपे आपका बहुत बेहतर कमांड था? सर मैथमेटिक्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, बाकी सर टीचर जितने भी थे सारे सपोर्ट करते थे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि सपोर्ट करते थे, बाकी जो नहीं पढ़ाते थे फेवरेट सब्जेक्ट बताते हैं। अभिमन्यु अगर ऐसा कह रहे हैं तो उनकी तैयारियां होगी तभी कह रहे हैं। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। लेकिन अनुराग, मैं आपसे समझना चाहूँगा, हमारे संवाददाता आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि आप आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस ही क्यों? बहुत पहले से सोच रखा था या फिर आज टॉप किया तो तय किया कि अब आईएएस बनना है? नहीं सर, बहुत पहले से सोच रखा था। मैंने टेंथ में श्री राम शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज से 92% मार्क्स के साथ डिस्ट्रिक्ट बाग पर टॉप किया था। तभी से तय कर लिया था कि 12th में भी यूपी की मेरिट में आना है। लेकिन पिछले साल ही हमारे इस कॉलेज की छात्रा तनु तोमर ने यूपी टॉप किया, तो उससे मेरी प्रेरणा को और अधिक बल मिला कि मैं भी यूपी टॉप कर सकता हूँ, और तभी से यूपी टॉप करने का निर्णय कर लिया और उसके लिए पूरी मेहनत की। ठीक है अनुराग, की हॉबीज क्या है? 10th से ही क्रिकेट खेलना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, फिल्में देखना पसंद है? जी सर, फिल्में तो नहीं देखता, लेकिन पढ़ाई के बीच बीच में अगर बोर हो जाता था तो थोड़ा म्यूजिक सुन लेता था। ठीक है विनय कुमार जी, सर जल्दी से आपसे एक कमेंट चाहूंगा मैं कि छोटे शहरों से जो बच्चे निकल कर आ रहे हैं, अभी जैसे हम अभिमन्यु को सुन रहे थे, उनके पिताजी किसान है, अनुराग के पिताजी की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, या फिर रिया के पिताजी माताजी की चुन्नी बनाते हैं। ये कैसा लगता है सर जब इस तरीके से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और इनके बड़े बड़े सपने हैं कि आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है या टीचर बनना है? कोई भी सफल बच्चा जो होता है वो कहीं मतलब ये लेकर के नहीं आता है कि बड़े घर से या बड़ी सुविधाओं में पला बड़ा होगा। ये बच्चे निश्चित रूप से मेहनती हैं और इन्होंने ईमानदारी से मेहनत किया है और टारगेट करके अपने लक्ष्य को हासिल किया है। तो ये बच्चे बधाई के पात्र हैं। छोटी जगह से आए हैं ये मतलब ये सभी बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ 18 की तरफ से इन सभी बच्चों को, इनके उज्जवल भविष्य के लिए। और जिनको कामयाबी नहीं मिल पाई है उनको भी निराश नहीं होना है, क्योंकि आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, 18 की पंचायत का हिस्सा बनने के लिए।